हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। लास्ट वीडियो में हमने काइनेटिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन स्टार्ट कर लिए थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द सेम रिएक्शन कंडीशंस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ 1.386 मोल डेसीमीटर पावर -3 of a substance becomes half in 40 second and 20 second through first order and second order kinetics respectively. The ratio K1 upon K naught of the rate constant for the first order and zero order of the reaction is. अब देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, काफी लंबा क्वेश्चन है पढ़ने में अगर आप देखें तो। अब इसको अगर आप धीरे धीरे पढ़ें और समझे कि क्वेश्चन क्या दे रखा है और क्या पूछना चाह रहा है, तो वहां पर अगर हम पढ़े, और मैं यहाँ पर छोटी छोटी चीजें लिखता जाता हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। ये कह रहा है अंडर द सेम रिएक्शन कंडीशन, रिएक्शन कंडीशन ये कह रहा है कि सेम है। द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ, अब यहां इसने इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है जो कि मैं लिख देता हूं ए नॉट कितना दे रखा है 1.386, ठीक है, यूनिट नहीं लिख रहा, यहां से हम देख सकते हैं। ऑफ अ सब्सटेंस बिकम्स हाफ, टी हाफ दे रखा है, क्या दे रखा है, टी हाफ कितना दे रखा है 40 सेकेंड एंड 20 सेकेंड, एक दे रखा है 40 सेकेंड, एक टी हाफ दे रखा है 20 सेकेंड। अब दोनों में फर्क क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है कि सेम रिएक्शन कंडीशन है, दो टी हाफ दे रखे हैं थ्रू रिएक्शन थ्रू फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। इसका मतलब क्या है, कह रहा है रेस्पेक्टिवली, मतलब हम क्या कह रहे हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन अगर मैं सेम लूं और दो तरीके से रिएक्शन कर रहा हूं, एक बार फर्स्ट ऑर्डर से एक बार सेकंड जीरो ऑर्डर से, तो सॉरी वहां टी हाफ अलग अलग आ रहा है। 40 सेकंड किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो इसके आगे मैं फर्स्ट ऑर्डर लिख देता हूं। 20 सेकंड किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, तो इसके मैं आगे जीरो ऑर्डर लिख देता हूं, ठीक है। अभी कह रहा है द रेशियो K1 अपॉन K नॉट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज। अब ये रेट कांस्टेंट पूछ रहा है, तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना, रेट कांस्टेंट निकालना है। अब रेट कांस्टेंट निकालने के लिए आपको क्या दे रखा है, टी नॉट दे रखा है और ए नॉट दे रखा है, टी हाफ और ए नॉट दे रखा है, तो कैसे निकालें। तो जीरो ऑर्डर के लिए अगर मैं बात करूं, किसके लिए जीरो ऑर्डर की बात करूं, टी हाफ का फॉर्मूला तो क्या होता है ए नॉट अपॉन, आप सिंपल ये कह सकते हो ए अपॉन 2 K नॉट, ये आपके फॉर्मूला होता है, ठीक है, जीरो ऑर्डर का। तो इस फॉर्मूले से के नोट अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, के नोट इक्वल्स टू ए अपॉन 2 टी हाफ, ए अपॉन 2 टी हाफ, ये आपके के नोट आ जाएगा। किसका आ गया, जीरो ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको पता है कि टी हाफ जो होता है वो क्या होता है 0.693 अपॉन के, जिसको के1 कह सकते हैं। तो के1 कहां से आ जाएगा, के1 आ जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ, ये आपके के1 आ गया। तो यहां पर आपने क्या करा कि दो आपके टी हाफ के फॉर्मूले हैं, जीरो ऑर्डर का और फर्स्ट ऑर्डर का, वहां से आप क्या करो के नॉट निकाल लो और के1 निकाल लो। अब जब दोनों वैल्यू आ गई फिर आपको क्या करना है, के1 डिवाइडेड बाय के नॉट। इसको अगर आप करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जो मेथड है सॉल्व करने का, जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पर मैं सारा सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है, तो यहाँ पर मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, तरीका बता दिया कि सॉल्व कैसे करना है। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूले लगाओ। अब जैसे मान लो ये मैंने फॉर्मूला लगाया, तो के1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर के लिए 40 सेकंड दे रखा है, तो आप यहाँ 40 सेकंड पुट कर लो। के नॉट के लिए आपके दे रखा है 20 सेकंड, तो 20 सेकंड पुट कर लो और उसके बाद आप उसको डिवाइड कर दो और सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द इनिशियल 1 into 10⁻³ m concentration of a reactant reduces to 0.5 into 10⁻³ in 50 मिनट, मतलब 50 मिनट में जो कंसंट्रेशन दिख रही है आपको उसकी आधी हो गई, ठीक है। आगे कह रहा है एंड टू 0.25 into 10⁻³ इन 100 मिनट। तो अगर आप क्वेश्चन को देखोगे और डेटा को एनालाइज करोगे तो आप ये देखोगे कि 1 into 10⁻³, अब ये आप m दे रखा मतलब मोलैलिटी मान सकते हैं, ठीक है, ऑफ अ रिएक्टेंट रिड्यूसेस टू 0.5 into 10⁻³। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर इसको मैं -3 को कांस्टेंट मान लूं एक बार के लिए, तो ये 1 है और ये 0.5 है, मतलब हाफ हो गया। उसके बाद आपके ये 0.25 है, मतलब 1/4 हो गया। तो ये 0.5 कितनी देर में हुआ, 50 मिनट में, और 0.25 कितना हो गया, स्टार्टिंग से बता रहा है ये 100 मिनट में, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन। मतलब ये जो टाइम लगा ना 100 मिनट, ये 50 से यहाँ नहीं लगा, सॉरी 0.5 से नहीं लगा, स्टार्टिंग से लगा है। तो इससे सीधा सीधा मुझे एक चीज पता चल गई कि 50 मिनट में आपकी कंसंट्रेशन आधी हो रही है, मतलब 50 मिनट जो है वो एक तरह से टी हाफ है, और 100 मिनट मतलब 2 टी हाफ है। 2 टी हाफ में कितनी हो गई, 1/4 हो गई। तो अब अगर आपसे कोई कहे कि भाई टी हाफ में तो आधी होती होती है चाहे कोई सा ही ऑर्डर हो, लेकिन 2 टी हाफ में कंसंट्रेशन 1/4 हो गई, तो ऑर्डर क्या होगा। तो अगर आपने थोड़ा सा भी ढंग से पढ़ा होगा थ्योरी काइनेटिक्स की, तो आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्डर
की अगर हम बात करें तो 2 टी हाफ में कंसंट्रेशन कितनी हो जाती है 1/4, तो आंसर आ जाएगा। इसमें तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हालांकि क्वेश्चन क्योंकि लैंग्वेज पहली बार पढ़ते हैं तो क्लिक नहीं करता हमें, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको उसने 2 टी हाफ दे दी, मतलब 2 टी हाफ मतलब 2 टाइम दे दिए, एक दे दिया टी हाफ और दूसरा कुछ और टाइम दे दिया जिसमें कंसंट्रेशन दे दी, तो वो आपका एक्सपीरियंस जो है कि भाई जीरो ऑर्डर, अगर मान लीजिए जीरो ऑर्डर होता तो वहां 2 टी हाफ में तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाती, और अगर सेकंड ऑर्डर होता तो वहां पर नेक्स्ट हाफ रिएक्शन के लिए 2 टी हाफ लगता, मतलब टोटल 3 टी हाफ लगते कंसंट्रेशन को 1/4 होने में। तो वो आप ऑब्जर्वेशन से बता सकते हैं कि ऑर्डर क्या होगा, वो आपने जितना पढ़ रखा है, बात बहुत ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। ये आपके कंक्लूजन है। क्या कंक्लूजन है कि टी हाफ में कंसंट्रेशन आधी हो गई और 2 टी हाफ में कंसंट्रेशन 1/4 हो गई, तो ये किसका एग्जाम्पल है, फर्स्ट ऑर्डर का। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज 16,000 ईयर्स, इट्स एवरेज लाइफ इज। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप पूछते हैं या मान लो आपको नहीं आते, इसका सीधा सीधा सा एक कंक्लूजन ये है कि आपने थ्योरी ढंग से नहीं पढ़ी है। ना तो आप कह सकते हैं कि आपने ढंग से वीडियो देखा है, ना आप कह सकते हैं ढंग से आपने थ्योरी पढ़ी है या आपने नोट्स पढ़े। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें बताने लायक कुछ भी नहीं है। क्यों? हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज, हाफ लाइफ दे रखी है और एवरेज लाइफ पूछी है। तो अगर आपने थ्योरी वीडियो देखा होगा तो वहां पर आपको एक फॉर्मूला मैंने बता रखा है कि जो आपके एवरेज लाइफ है, जैसे मान लीजिए टी एवरेज है, तो इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं 1/k, या फिर अब 1/k का मतलब क्या हो गया, देखिए जैसे टी हाफ होता है 0.693 अपॉन के, जैसे यहां पर मैंने बताया, तो के क्या होता है 0.693 अपॉन टी हाफ, तो यहां पर आप इसको कह सकते हैं 0.693 अपॉन टी हाफ, टी हाफ ऊपर आ गया, और ये अप्रोक्स आता है 1.414 या 1.44 जो भी आप कह सकते हैं टी हाफ, एक्चुअल में आप चेक कर लेना जो आ रहा है। तो ये मैंने आपको थ्योरी में बता रखा है। अब आपको क्या करना है, टी हाफ दे रखा है, इसको 1.4 समथिंग से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चेक करिए, सॉल्व करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है काइनेटिक्स ऑफ अ रिएक्शन अमंग ए बी एंड सी इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए, हाफ ऑर्डर इन बी। अब देखिए यहां पर मैं अगर रेट लॉ लिख दूं साथ के साथ तो और क्लियर हो जाएगा। रेट इक्वल्स टू के ए बी सी। अब इनकी पावर मेंशन कर लेते हैं। काइनेटिक्स ऑफ अ रिएक्शन अमंग ए बी एंड सी इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए के रेस्पेक्ट में 1 ऑर्डर है, मतलब एज इट इज रह देता हूँ। हाफ ऑर्डर इन बी, मतलब बी की पावर में हाफ लगा देता हूँ। एंड इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर इन सी, इनवर्स का मतलब होता है अपोजिट, फर्स्ट ऑर्डर मतलब इनवर्स का मतलब नेगेटिव में 1 कह सकते हो आप, -1। तो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब 1, हाफ का मतलब 1/2 और इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर का मतलब एक तरह से -1 आप कह सकते हो उसको। ठीक है, कंसंट्रेशन जो है अपॉन में है तो -1 हो जाएगा। ये रेट लो आ गया। अब आगे क्या कह रहा है, ऑन क्वाड्रुपलिंग मतलब 4 गुना, द कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ ए बी एंड सी द रेट ऑफ द रिएक्शन वुड बी। अब ये कह रहा है कि सबकी कंसंट्रेशन को जब हम 4 गुना करेंगे तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, ये इसने दे रखा है। अब यहां पर इसको आप ऐसे समझो कि हम जब बात करते हैं रेट की तो हम ऐसे लिखते हैं R2/R1 इक्वल्स टू कंसंट्रेशन, या इसको आप कह सकते हो कंसंट्रेशन की जगह मैं कह देता हूं सिंपल C2/C1, R2/R1 इक्वल्स टू C2/C1 की पावर n। ये आपके रिजल्ट होता है अगर एक रिएक्टेंट है तो। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो फिर हम क्या कहते हैं, अलग अलग कंसंट्रेशन मेंशन करते हैं। जैसे C2/C1 ए के लिए हो गया, फिर बी के लिए हो गया, फिर सी के लिए हो गया, फिर उसकी अलग अलग पावर हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या कहा, सबको हमने 4 गुना कर दिया। तो जब मैं अलग अलग फॉर्म में लिखूंगा तो मैं क्या कह रहा हूँ, R2/R1 मुझे निकालना है कि भाई रेट कितनी गुना हो गई। अब जब मैं C2/C1 लिख रहा हूं तो ये 4 गुना मैंने कर दिया ए के लिए। ए के लिए मैंने C2/C1 कितना हो गया, 4 गुना, सबको 4 गुना कर रहे हैं लेकिन पावर कितनी है, ए की 1, तो ये 1 रह गया। फिर बी के लिए भी मैं 4 गुना कर रहा हूँ, पावर कितनी है, हाफ। और सी के लिए भी मैं 4 गुना कर रहा हूँ, पावर कितनी है, -1। तो यहां पर आप देखोगे कि ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचा क्या, 4 की पावर हाफ, तो ये आ गया आपके 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, डबल्ड। या फिर आप स्टार्टिंग में कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन को हमने करा तो ओवरऑल जो ऑर्डर आएगा, या एक ही जगह मैंने पावर जब ओवरऑल निकाली ऑर्डर की तो -1 + 1 कैंसिल आउट हो गया, ओवरऑल ऑर्डर आ गया हाफ। तो अगर हम डिफरेंट चेंज करते कि भाई एक को 2 गुना कर दिया, 3 गुना कर दिया, 4 गुना कर दिया, तो वो अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो यहां पर भी मैंने अलग अलग ही करा, तीनों को 4 गुना माना और तीनों की पावर लगा दी। अगर मैं एक साथ भी सॉल्व करता, क्योंकि
तीनों की कंसंट्रेशन को सेम टाइम से बढ़ाया है, तो मैं ओवरऑल भी क्या कह सकता हूँ कि ओवरऑल ऑर्डर जो था हाफ था, तो ओवरऑल हाफ मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो गया। कैसे भी सॉल्व करेंगे आंसर क्या आ जाएगा, टू ट्वाइस आ जाएगा, मतलब डबल्ड हो जाएगी रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात आती है, द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट इज सेम फॉर अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा इन द सेंस क्या है, डिफरेंट क्वेश्चन है, कॉमन पैटर्न पे नहीं है। तो कॉमन पैटर्न पे क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं, तो क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे होते हैं, तो वो सिंपल एक फिक्स पाथ होता है या फिक्स मेथड होता है सॉल्व करने का। ये थोड़ा डिफरेंट है, इससे पहले ऐसा कोई क्वेश्चन हमने नहीं देखा। ठीक है, क्या कह रहा है, द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट इज सेम फॉर अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ये कह रहा है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है और दो जो रिएक्टेंट उनकी कंसंट्रेशन सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड ऑर्डर के मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, जिसमें एक में सेम कंसंट्रेशन है जिसमें ए और ए माना है, एक में डिफरेंट है जिसमें ए और बी माना है। तो यहाँ पर ये ए और ए की बात कर रहा है। अब ये क्या कह रहा है, इन 500 सेकंड 20% ऑफ रिएक्शन इज कंप्लीटेड, इन व्हाट टाइम 60% रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है। सिंपल सा प्रोसेस ये है कि जो आपके पास फॉर्मूला है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, उससे निकालना होता है। नॉर्मली क्या होता है कि हम टी हाफ हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट होता है, लेकिन यहाँ इसने टी हाफ नहीं दिया, 20% का दे दिया। कोई बात नहीं, देखिए यहाँ पर सेकंड ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या था, k इक्वल्स टू 1/t ब्रैकेट में 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a। ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, ये हमने पढ़ा है सेकंड ऑर्डर में। अब हमें क्या दे रखा है कि 20% के लिए टाइम दे रखा है, एक्चुअल में वो k निकलवाना चाह रहा है। तो इसी को मैं लिख देता हूँ कि ये t हो गया मान लीजिए और ये k हो गया। सॉरी के ही तो निकालना था हमें, तो के निकालना था, मतलब एज इट इज हमने रहने दिया और ये टी हो गया। अब मुझे के निकालना है, तो के निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो वैल्यू दे रखी है पुट कर देते हैं। टी दे रखा है 20% के लिए मान के चल रहे हैं, 20% के लिए टाइम दे रखा है 500। ठीक है, अब यहां पर दो तरीके हैं कि आप जो है वो स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन कितनी मान रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज में दे रखा है। तो हम अगर रेफरेंस मान लेते हैं स्टार्ट को 1, तो भी आप सॉल्व कर सकते हो, 100 मानते हो तो भी सॉल्व कर सकते हो। हम 1 मान के चलते हैं एक बार को, इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने 1 मानी। ठीक है, तो जब इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने 1 मानी, तो ये तो हो गया -1। अब अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन 1 मान रहे हो, मतलब ए को 1 मान रहे हो, ठीक है, तो यहां पर ये कह रहा है कि 20% रिएक्शन हो गई है, तो बची कितनी, 80%। इसका मतलब a माइनस एक्स कितना है, 80%। 80% का मतलब स्टार्टिंग में 1 था, तो 1 का 80% मतलब 0.8, तो नीचे कितना रह गया, 0.8, ये बच गया। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो ये आपके 10 आ जाएगा। अब ये सॉल्व करना बाकी है, अब ये सॉल्यूशन वाला पार्ट है, इसको हम सॉल्व जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। ये मैंने ऐसे लिख दिया इसको एक बार को, ठीक है, मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, सॉल्व नहीं कर रहा ज्यादा। ये हमारे लिए के का फॉर्मूला आ गया, किसका फॉर्मूला आ गया, के का। अब ये के का फॉर्मूला हम सेकंड में पुट करेंगे। सेकंड में क्या है कि इसी फॉर्मूले को मैं टाइम के रेस्पेक्ट में लिख देता हूँ टी। तो टाइम के रेस्पेक्ट में जब लिखूंगा, अब देखिए इसको आप चाहो तो ऐसे लिख लो, या जो मैंने दूसरा फॉर्म लिखवाया था एक्स वाला, एक्स आ जाएगा उसके ऊपर और नीचे आ जाएगा a इंटू ए माइनस एक्स। वैसे भी आप कर सकते हो, जैसे मान लीजिए इसी फॉर्मूले को एक बार को मैं लिख देता हूं, इसी फॉर्मूले को मैं जो लिखना चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x अपॉन ए माइनस एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं, तो ऐसे भी लिख के देख लेते हैं ताकि सॉल्व करने में जो आसान लगे वो हम सॉल्व कर लेंगे। 500, अब x कितना है, x जो है वो कितना है, 20% का माना 0.2, और ये कितना है, a1 हो गया और a माइनस एक्स हो गया 0.8। इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो ये ओवरऑल आ गया 2/8। तो जैसे आप सॉल्व करना चाहो वैसे कर सकते हो, क्योंकि अगर आप एलसीएम लेते नीचे, तो एलसीएम लेते तो 8 आता, तो ये 10 का 10 रह जाता और ये क्या हो जाता, 8 होता माइनस, तो 10 में से माइनस होता तो 2 बचता, तो 2/8 सेम ही आता। तो जो आपको सॉल्व करने में आसान लगे वैसे आप कर सकते हो। ये आपके आ गया। अब इसको आप चाहो तो 2 ये 4 कर दिया आपने, तो k इक्वल्स टू 1 इसको आप चाहो तो एज इट इज लिख दो 500 इंटू 4। ये k की वैल्यू आ गई आपके लिए एक बार को। अब आपको क्या करना है, t निकालना है, तो t के रेस्पेक्ट में मैंने फॉर्मूला लिखा, t इक्वल्स टू 1/k और लिख दिया x अपॉन a माइनस एक्स। अब ये जो t है ये आपसे पूछा 60% के लिए, कितने के लिए, 60% के लिए। तो यहां पर अब मुझे क्या करना है, k की वैल्यू पुट करनी है। k की वैल्यू कितनी है, k इक्वल्स टू 1/500 इंटू 4, तो ये मैंने ऊपर लिख दिया 500 इंटू 4, ये तो हो गया k के लिए। अब x जो है 60% के लिए वो कितना है, 0.6, a तो 1 है ही, और 60% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, मतलब 60% हो गई है, बची कितनी 40%, ये हो गया 0.4।
ठीक है, ये हो गया। अब ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गए। अब ये आपके हो गया 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और ये हो गया 2 2 जा 4। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 30 और 2 जीरो पहले से हैं, 3000। ये आंसर हो जाएगा। तो एक्चुअल में तो सॉल्व करने का तरीका जो है लॉन्ग तरीका या लॉन्ग मेथड जो है वो यही है। अभी तक जो आपके जितने भी थे कि भाई 2t हाफ के लिए कितना लग रहा है या 80% के लिए कितना लग रहा है, सबका एक ही तरीका होता है कि जो आपके टाइम दे रखा है उससे पहले k निकालो और फिर k की वैल्यू पुट करो दूसरे टाइम के फॉर्मूले में और फिर आंसर आ जाएगा। फिर इसमें कोई भी रिलेशन दे रखा हो, 20% 60% दे रखा हो या 40% 90% दे रखा हो या t हाफ से दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, तरीका यही है। तो आपने क्या करा कि जो कंडीशन पहले दे रखी थी उससे आपने निकाला k, ठीक है। उसके लिए आपको टाइम और k का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब देखिए जरूरी नहीं है कि टी हाफ वाला पता हो, क्योंकि जब टी हाफ देगा तब टी हाफ वाला चाहिए, और टी हाफ नहीं दे रखा तो जो नॉर्मल टाइम और के का जो रिलेशन है वो इंटीग्रेटेड इक्वेशन आप लिख सकते हो। उससे आपने के निकाला और दूसरे टाइम के फॉर्मूले में के की वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द रेट कांस्टेंट ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज 0.2। भाई जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट कितना दे रखा है? 0.2 मोल पर लीटर पर आवर। What will be the initial concentration of the reactant if after half an hour its concentration is 0.05 मोल पर लीटर। अब यहां पर इसने जो डेटा दे रखा है उससे हम ट्राई करते हैं कि भाई कैसे सॉल्व करें, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, चेक कर लेते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन दे रखा है द रेट कांस्टेंट ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज, जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट दे रखा है, तो जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट लिख लेते हैं जो कि हम के नॉट से डिनोट करते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा के नॉट इक्वल्स टू कितना दे रखा है? 0.2। यूनिट नहीं लिख रहा हूं क्योंकि यूनिट मेंशन है यहां पर। अब आगे क्या कर रहा है? व्हाट विल बी द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ए नॉट पूछ रहा है ये। इफ आफ्टर हाफ एन आवर, टाइम दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है? हाफ एन आवर, हाफ एन आवर मतलब आधा घंटा। हाफ एन आवर जब हम लिख रहे हैं, हाफ एन आवर का मतलब क्या है कि ये एन का मतलब ऐसा नहीं कि हाफ एंड, मतलब हाफ एन आवर का मतलब आधा घंटा, सिंपल सा है, ठीक है। देखिए एक्चुअली होता है इंग्लिश के फॉर्म में अगर हम बात करें तो आर जब हम बोल रहे हैं तो प्रोनाउंसिएशन आर आ रहा है, एच का प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा, तो वो एक तरह से वोवल का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, तो इसलिए एक ही जगह एन लगता है। तो ये इंग्लिश का कंसेप्ट है, ज्यादा उसमें नहीं जा रहे। तो हाफ एन आवर का मतलब हाफ आवर मतलब आधा घंटा। इट्स कंसंट्रेशन इज 0.05 मोल पर लीटर। तो उस टाइम पे जो कंसंट्रेशन है जिसको आप a माइनस एक्स कह सकते हो, कितनी है? 0.05, ठीक है। यूनिट सेम ही है आपके, मोल पर लीटर है, ये 0.05 मोल पर लीटर। अब ये इसमें पूछा गया इसने इनिशियल कंसंट्रेशन, ये इनिशियल कंसंट्रेशन इसने पूछी है। तो अब आप खुद सोचिए कि इनिशियल कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन एट टाइम टी, टाइम और रेट कांस्टेंट में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन से आप आंसर निकाल सकते हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें तो x इक्वल्स टू के टी, एक तो फॉर्मूला ये होता है जो मुझे याद है, दोनों साइड में अगर a जोड़ दूं तो ये हो गया a प्लस एक्स और ये हो गया a प्लस के टी, ये मैंने कर दिया। अब यहां पर अगर हम देखें तो हमको a माइनस एक्स दे रखा है, तो a माइनस एक्स दे रखा है तो मैं इसको यहां ले जाता हूं, तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा a माइनस एक्स और ये हो जाएगा के टी। मैंने फॉर्मूले को चेंज कर, दोनों साइड a जोड़ दिया, फिर मैंने a इक्वल्स टू a माइनस एक्स, एक्स को के टी कर दिया। अब यहां पर मुझे चाहिए क्या? a ही तो चाहिए, जिसको a नॉट कह दो, a कह दो, a कह देता हूं, तो a ही तो मुझे चाहिए। तो a क्या हो गया? a माइनस एक्स प्लस के टी। तो a जो है a माइनस एक्स कितना दे रखा है? 0.05 प्लस के टी, के कितना दे रखा है? 0.2, और t कितना दे रखा है? हाफ एन आवर, आधा घंटा, तो ये हो गया 1/2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो गया 0.05 प्लस, अब ये जब आप इसको करेंगे तो ये आपके आएगा 0.1, तो ये आ गया 0.1, जिसको आप चाहो तो जीरो भी लिख दो सॉल्व करने के हिसाब से, तो ये आपके आ जाएगा 0.15 आंसर। तो देखिए ये मैं आपको सॉल्व करके ऐसे बार बार क्यों बताता हूँ a प्लस एक्स इक्वल्स टू a प्लस, क्योंकि मुझे याद नहीं रहते। एक फॉर्मूला मैं याद कर लेता हूँ, x इक्वल्स टू के टी। मतलब मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मैं सारे फॉर्मूले याद नहीं करता, क्योंकि ज्यादा मैं जोर नहीं देता, तो मैं क्या करता हूँ एक फॉर्मूला याद करता हूँ, उससे मैं बाकी फॉर्मूले बना सकता हूँ। जैसे मैंने बना ली अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे आपको सुटेबल हो, आप याद कर सकते हो तो याद कर लीजिए, याद नहीं रहा तो एक फॉर्मूला स्टैंडर्ड करिए, उसको बना लीजिए। तो मैं बहुत ज्यादा फॉर्मूले याद नहीं करता, एक याद करता हूँ, उससे मैं बाकी सॉल्व कर लेता हूँ।
तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आफ्टर 2 आवर, 2 घंटे बाद रिमेन्स 1/16। अब ये कह रहा है एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, आई थिंक समझ में आ गया होगा, सिंपल सा है, सेम फॉर्मूला हमने पहले काम में ले रखा। अब देखिए ये जो है, ऐसे क्वेश्चन के साथ क्या होता है कि जब हम स्टार्टिंग में कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं पहली बार, तो उसमें क्या होता है कि हमें फॉर्मूला याद नहीं है। तो हमने एक क्वेश्चन पढ़ा, दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, तो 2-3 बार हमें जब हमको पता चल गया इस टाइप से क्वेश्चन आता, तो हमें फॉर्मूला याद हो गया। अब जैसे ये मुझे फॉर्मूला याद हो गया, मान लो ये वाला। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक ये है और एक ये है। अब 4 में से 3 देके चौथी टर्म पूछ लेगा तो वो तो एक क्वेश्चन हो गया। अब वो बार बार वो अलग अलग चीज पूछ ले, जैसे मान लो एक बार ये पूछ लिया, 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 तो ऐसे क्वेश्चन को जब हम स्टार्टिंग में करते हैं तब हमें प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन हम 1-2 बार करेंगे फिर हमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता चल गया कि भाई इस टाइप से जो क्वेश्चन आएगा उसमें कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है और कैसे सॉल्व करना है। स्टार्टिंग में जब हम करते हैं तब क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं है या हमको एक्सपीरियंस नहीं है कि भाई कैसे फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा यूज करना है, लेकिन 1-2 बार हमने कर लिया फिर हमें आ जाएगा, फिर एग्जाम में भले क्वेश्चन आए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये क्या कर रहा है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, तो मैंने आपको कई बार बता दिया कि जैसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आ जाए इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। एक क्वेश्चन आगे शीट में आपको और भी देखने को मिलेगा कि आपके रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, मान लो 10 ग्राम है तो उसकी हाफ लाइफ इतनी दे रखी है, तो 5 ग्राम की हाफ लाइफ कितनी होगी। तो इसका सीधा सीधा आंसर ये है कि जैसे आपके रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब आप शुरू में 10 ग्राम लो, 100 ग्राम लो, 50 ग्राम लो, टी हाफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टी हाफ सेम रहेगा। वो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिया बातों बातों में। अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आफ्टर 2 आवर रिमेन 1/16। इसका मतलब अगर टाइम हम ले रहे हैं 2 आवर, 2 घंटे अगर हम टाइम ले रहे हैं, तो रिएक्टेंट जो बच रहा है जिसको आप A-X कह सकते हो, वो कितना बच रहा है, 1/16। 1/16 का मतलब स्टार्टिंग में अगर आपने 1 लिया था तो अब कितना बचा है, 1/16। तो आगे क्या कर रहा है, ऑफ इट्स ओरिजिनल अमाउंट, स्टार्टिंग में 1/16 बच रहा है, मतलब स्टार्टिंग 1 मान लो, टी हाफ इन मिनट ऑफ दिस सब्सटेंस विल बी। तो ये पूछा टी हाफ क्या होगा, तो सीधी सीधी सी बात है 1/16 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 की पावर कितनी लिखूं, आई थिंक 4 लिख सकता हूं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 लिख सकता हूं। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कोई भी रिएक्टेंट इस फॉर्म में बच रहा है 1/2 बच रहा है, मतलब आधा, 1/4 मतलब अब तो इस हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं इसको, इस फॉर्म में। और इस फॉर्म में लिखने का मतलब ये कि ये जो आपकी वैल्यू आती है ये बता दी नंबर ऑफ टी हाफ को, कि भाई कितनी टी हाफ के बाद इतना बचेगा। तो 2 की पावर 4 मतलब 4 टी हाफ के बाद इतना बचेगा। तो ये जो टाइम है 4 टी हाफ के बराबर है, इसका मतलब 4 टी हाफ इक्वल्स टू 2 आर। तो टी हाफ इक्वल्स टू 2 आर डिवाइडेड बाय 4। तो कितना हो गया, 1/2, मतलब आधा घंटा। अब आधा घंटा वो आर में नहीं दे रखे, ऑप्शन मिनट में दे रखे, तो आधे घंटे में कितने मिनट होते हैं, 30 मिनट। तो ये कॉमन से क्वेश्चन है। अब वो आपको 1/2, 1/10 परसेंटेज, इस टाइप से काफी सारी वेराइटी पूछता है। तो मैंने आपको थ्योरी में भी अच्छे से बता रखी है और काफी सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिए। तो आई थिंक आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि अब इस टाइप के कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, if the initial concentration of the reactant is 0.2 mole per liter, initial concentration दे रखी है 0.2 mole per liter, and rate constant is 6 into 10⁻⁻4 per second, the rate of first order reaction will be। अब देखिए यहाँ पर आप इसको ऐसे समझे, मैंने ऑप्शन भी नहीं लिखे कि अगर आपके सामने ये क्वेश्चन दे रखा है तो आपको क्या चीज दे रखी है और क्या चीज पूछी है, उससे आप ये सोचने की कोशिश करिए कि कौन सा फॉर्मूला काम में आएगा। अब यहाँ पर इसने खुद ने दे रखा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है, मतलब आप कह सकते हो ए दे रखा है, ठीक है। अगर हम हमारे जो हमने नोटेशन काम मिली उसके साथ बात करें तो ए दे रखा है, कंसंट्रेशन दे रखी है, समझ लीजिए। रेट कांस्टेंट दे रखा है, अगर वो ये नहीं भी लिखता कि फर्स्ट ऑर्डर है तो भी आपको इससे यूनिट से पता चल जाता है कि फर्स्ट ऑर्डर है। लेकिन उसने बहुत अच्छा है, वो बहुत दयालु किस्म का है क्वेश्चन बनाने वाला। द रेट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, उसने फर्स्ट ऑर्डर भी मेंशन कर दिया। अब ये पूछा रिएक्शन, द रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी। अब आप खुद सोचिए कि कंसंट्रेशन और रेट कांस्टेंट दे रखा है और रेट पूछी है फर्स्ट ऑर्डर की, तो जो आपके सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, रेट इक्वेशन होती है, वो क्या होती है, रेट इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन की पावर n। अब ऑर्डर फर्स्ट है तो केवल ये रह जाएगा।
अब आपसे उसने रेट पूछी है, के दे रखा है, कंसंट्रेशन दे रखी है। के दे रखा है उसने, कितना दे रखा है 0.2, कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 6 इंटू 10⁻⁻⁴। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। मतलब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको क्लिक नहीं कर रहा कि कैसे सॉल्व करना है, तो थोड़ा सा ये है कि आपको और मेहनत की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन क्लिक नहीं कर पाएंगे तो एग्जाम, तो फिर देखिए उसमें प्रॉब्लम क्या होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम तैयारी करते हैं, तो तैयारी करने का मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य ये कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आए, ऐसा थोड़ा ना आएगा कि न्यूमेरिकल आए जो एज इट इज जो आपने पढ़ रखा वही छपा छपा आ जाए। कंसेप्ट वही रहता है, लेकिन वो थोड़ा सा डेटा चेंज हो जाता है। लेकिन अब आप सोचिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आपको क्लिक नहीं कर रहा कि ये कैसे सॉल्व करना है, तो अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज आ गई तो आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे? इसलिए थोड़ा सा आप जो है मेहनत करिए और कोशिश ये करिए कि खुद से सॉल्व करने की। भाई हम क्या करते हैं, भाई नहीं आया चलो सर से पूछ लिया, नहीं आया तो मन बताना तो मुझे है ही, लेकिन ये है कि अगर हम खुद की तरफ से एफर्ट नहीं लगाएंगे कि भाई हमने एक बार ट्राई करा, नहीं आया तो हम दोबारा ट्राई करेंगे, नहीं आया हम दोबारा ट्राई करेंगे, हम थ्योरी और ट्राई करेंगे। तो कहने का मतलब है कि मुझसे पूछने का ऑप्शन लास्ट होना चाहिए, पहले आप अपने से ट्राई करिए। तो जब आप अपने से ट्राई करेंगे और आपसे सॉल्व होगा तो अब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अब ये आपके डायरेक्ट डेटा दे रखा है, डायरेक्ट थ्योरी दे रखी है। कई बार ये होता है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आए नहीं है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन बहुत कम है, तो हो सकता है आपको क्लिक ना किया हो, लेकिन फिर भी क्लिक करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम में थोड़ा भी लैंग्वेज चेंज आएगी तो फिर आप क्वेश्चन कैसे करेंगे? ठीक है, कहने का मतलब प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए। तो ये आपने वैल्यू पुट करी, सॉल्व कर लीजिए। अब इसमें कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, जो भी आंसर आएगा आप चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर मैंने ऑप्शन भी नहीं लिख रखे, तो जो भी आपके ऑप्शन होगा सिंपल सा आपने मल्टीप्लाई कर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फॉर द रिएक्शन ए गिव्स टू बी द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए व्हेन 0.25 मोल पर लीटर ऑफ बी इज फॉर्म्ड। ये फिर भी थोड़ा ठीक क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसमें ये है कि सिंपल सा है, वैसे तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। अब आप इसको सिंपल समझो। सिंपल कैसे समझो कि भाई हम कोई दुकान पे जाते हैं, राशन की दुकान पे, तो हम उससे कोई कैलकुलेटर तो लेके थोड़ा जाते हैं, 1 किलो शक्कर इतने की तो आधा किलो कितने की आएगी, और 1 किलो इतने की तो 2 किलो कितने की, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सीधी सी बात यह है कि जितना ए कंज्यूम होगा उसका दुगना बनेगा बी। इसका मतलब अगर ए 1 कंज्यूम हो रहा है तो बी 2 बनेगा, अगर एक ए जो है वो 2 कंज्यूम हो रहा है तो बी 4 बनेगा, ये 3 हो रहा है तो ये 6 बनेगा, ये हाफ हो रहा है तो ये 1 बनेगा, ये 1/4 हो रहा है तो ये 1/2 बनेगा, इस टाइप से। तो अब ये क्या कह रहा है कि ए जितना कंज्यूम होगा बी उसका डबल बनेगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बी जो है वो कितने बने, 10 मोल बने, तो ए कितना कंज्यूम हुआ होगा? ऑब्वियसली 5 मोल। तो अब ये क्या कह रहा है, ए कितना बना है, सॉरी बी कितना बना है 0.25, बी कितना बना है 0.25, तो ए कितना कंज्यूम हुआ होगा उसका जस्ट हाफ। तो 0.25 का हाफ कर दो, क्या दिक्कत है, 0.25 का हाफ कर दो, कितना हो जाएगा 0.125 आंसर। अब कई बार क्या होता है कि हम कंफ्यूज जाते हैं कि यहाँ दो दो लिखा हुआ है या क्या लिखा हुआ है। सीधी सी बात ये है कि ए जितना कंज्यूम होगा बी उसका डबल बनेगा। तो अब जो बी बना हुआ है वो ऑलरेडी डबल है, तो ए निकालने के लिए उसका हाफ करना है, ऐसा सॉल्व हो जाएगा। या फिर वही आपके रेट इक्वेशन वाला तरीका, रेट इक्वेशन वाला तरीका ही बता देता हूँ कि रेट जो आएगी वो आएगी dA/dt के बराबर। लेकिन अगर मैं बी के सेंस में लिखूंगा, ये माइनस में कर दीजिए, रिएक्टेंट है, तो बी के सेंस में 1/2 लिखना पड़ेगा और dB/dt हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। तो यहां पर अब वो रेट नहीं पूछ रहा कितने गुना है, वो पूछ रहा है कितना कंज्यूम हो गया। फिर भी आप इसको इससे कर सकते हैं मोल पर लीटर। अब यहां पर आप इसको देख लीजिए कि भाई आपको क्या दे रखा है, बी दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, ए निकालना है, ये निकालना है dA/dt। तो ये वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी देर की है 0.25, तो 1/2 ऑलरेडी है, तो मैंने भी तो वही किया है। ठीक है, कैसे भी आप कर लो। अब ये ऐसे जाओगे तो थोड़ा फिर भी टिपिकल लगेगा, लेकिन ये तब करना चाहिए जब थोड़े कैलकुलेशन जैसे 3/2, 4/2, 1 इस टाइप से जब सिंपल दिख रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अ सर्टेन न्यूक्लियाइड हैज, अब न्यूक्लियस की बात हो जाए मतलब रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन की बात हो रही है, रेडियो एक्टिव डिके की बात हो रही है, फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही है। अ सर्टेन न्यूक्लियाइड हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 30 मिनट, टी हाफ दे रखा है 30 मिनट के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है नो डाउट। इफ अ सैंपल कंटेनिंग 600 एटम इज अलाउड टू डिके, ये कह रहा है कि स्टार्टिंग में 600 एटम थे, इनिशियल कंसंट्रेशन समझ लो, अलाउड टू डिके फॉर 90 मिनट। अगर हम
स्टार्टिंग में 600 एटम ले, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ले 600 और 90 मिनट तक उसको डिके होने के लिए छोड़ दें। हाउ मेनी एटम विल रिमेन, मतलब डिके होने के बाद कितने एटम बचेंगे। तो इसको आप ऐसे समझो कि टी हाफ जो है वो है 30 मिनट, टाइम दे रखा है 90 मिनट, इसका मतलब क्या दे रखा है 3 टी हाफ, इसका मतलब क्या दे रखा है 3 टी हाफ। और फर्स्ट ऑर्डर अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो 3 टी हाफ का मतलब क्या है कि अगर मैं 1 टी हाफ की बात करूं तो कितनी रिएक्टेंट बचता है 1/2, 2 टी हाफ की बात करूं तो कितना रिएक्टेंट बचता है 1/4 और 3 टी हाफ की बात करूं तो रिएक्टेंट कितना बचता है 1/8। 3 टी हाफ के बाद 1/8 रिएक्टेंट बचता है। तो हाउ मेनी एटम विल रिमेन, बचे हुए कितने, वही तो पूछ रहा है। तो 1/8 बचेगा, 1/8 किसका, जो स्टार्टिंग में उसका। अब 600 को 8 से डिवाइड कर दीजिए। अब ये तो आई थिंक आप कर ही सकते हैं, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा तरीका है, बहुत टिपिकल नहीं है, सिंपल आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैविंग हाफ लाइफ ऑफ 3 डेज, इसकी हाफ लाइफ 3 डेज दे रखी है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हाफ लाइफ कितनी दे रखी है 3 डेज, अच्छी बात है। वर रिसीव्ड आफ्टर 12 डेज, अब ये कह रहा है कि एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जिसकी हाफ लाइफ कितनी है 3 डेज है, और रिसीव हमने उसको देखा, चेक किया कितने दिन बाद, 12 दिन बाद, टाइम दे रखा है 12 डेज। इसका मतलब ये जो टाइम है ये कितनी हाफ लाइफ के बराबर है, 3 4 जा 12, मतलब 4 टी हाफ के बराबर है। कितने टी हाफ के बराबर है 4 टी हाफ। तो हमने क्या कहा कि 4 टी हाफ के बाद हमने उसको देखा, इट वॉज फाउंड दैट, ये कह रहा है हैविंग हाफ लाइफ 3 डेज वर रिसीव्ड आफ्टर 12 डेज, हमने 12 दिन बाद देखा। जैसे मान लो किसी ने मुझे गिफ्ट भेजा, पैक करके, क्या भेजा, रेडियो एक्टिव आइसोटोप। अब वो कोई सा भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप हो सकता है, उसकी हाफ लाइफ थी 3 दिन और वो पहुंचते पहुंचते मेरे पास 12 दिन लग गए। कितने दिन लग गए, 12 दिन लग गए। तो 12 दिन बाद मैंने उसको खोला, तो खोलने के बाद मैंने क्या चेक किया, इट वॉज फाउंड दैट देयर वाज 3 ग्राम, मतलब मैंने जब उसको खोला, उसको रेडियो एक्टिव आइसोटोप को, तो मुझे 3 ग्राम मिला। कितना मिला 3 ग्राम ऑफ द आइसोटोप इन द कंटेनर, कंटेनर जो भी कंटेनर में मुझे भेजा जिसने भी गिफ्ट करके। द इनिशियल वेट ऑफ द आइसोटोप वाज पैक्ड वाज, अब ये कह रहा है कि जब भेजने वाले ने भेजा था पैक करके, तो उसने जब पैक किया था तब कितने ग्राम था, स्टार्टिंग में कितने ग्राम था, और 12 दिन बाद मुझे 3 ग्राम मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई 12 दिन का मतलब है 40 हाफ, 12 दिन का मतलब क्या है 40 हाफ, और 40 हाफ का मतलब है कितने, आपको कितना बचता है। तो 1 टी हाफ में मिलता बचता है 1/2, 2 टी हाफ में जो रिएक्टेंट बचता है वो बचता है 1/4, 3 टी हाफ में जो रिएक्टेंट बचता है वो बचता है 1/8, और 4 टी हाफ बाद जो रिएक्टेंट बचता है वो कितना बचता है 1/16। तो 1/16 जो है वो 3 के बराबर है, मतलब 1/16 गुना जो है वो 3 है। तो स्टार्टिंग में कितना होगा, तो भाई स्टार्टिंग में 1 था, वो कितना था मुझे नहीं पता, लेकिन जो 1/16 है वो किसके बराबर है 3 के बराबर है। तो इसको मैं 16 से गुणा करूंगा, यहाँ 16 से गुणा कर दिया, यहाँ भी 16 से गुणा कर दिया, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 48। इसका मतलब स्टार्टिंग में जब वो भेजा था वो 48 ग्राम था, उसका 1/16 हो गया, तो 48 को 16 से डिवाइड करो, 3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, लैंग्वेज अच्छी है इसकी, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछना बनता है, लेकिन जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, डेटा देने का फॉर्मूला पता है, तो वो नहीं पूछनी चाहिए आपको। ठीक है, इस लेवल पे तो आई थिंक नहीं पूछनी चाहिए, कोई बात नहीं। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी 0.75 इक्वल्स टू दिस, इट्स स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट विल बी। अब देखिए ये क्वेश्चन भी नहीं पूछना चाहिए था, क्यों, क्योंकि थ्योरी पढ़ा रखी है, फॉर्मूला पढ़ा रखा है, अब उसमें करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना। अब आपने ये फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा तो फिर बताने का भी कोई फायदा नहीं है। अगर आपने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा तो फिर आपको बताने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब पहले ही नहीं पढ़ा तो फिर अभी भी क्या पढ़ेंगे आप। देखिए मैंने आपको पढ़ा रखा है फर्स्ट ऑर्डर के लिए कि जो टी हाफ है वो है 0.693 अपॉन के, ये पढ़ा रखा है, और टी ये आपके 0.5 है, और टी जो 0.75 है वो कितना होता है 2 टी हाफ होता है, ये बता रखा है आपको। इसका मतलब टी 0.75 जो है वो होता है 2 इंटू 0.693 अपॉन के, या आप कह सकते हो टी 0.75 इक्वल्स टू, ये आपके डेटा जो दे रखा है 1.386 अपॉन के, ये फॉर्मूला है आपके।
अब ये क्या कह रहा है, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी 0. इसने दे रखा है, रेट कांस्टेंट पूछा है, तो रेट कांस्टेंट पूछा है तो के आपको पूछा है ये 1.386 डिवाइडेड बाय टी कितना है 1386। ये आप सॉल्व कर लीजिए। अब इसमें क्या आई थिंक पूछने लायक है मुझे समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, उसका के रेट कांस्टेंट दे रखा है, K2 दे रखा है, कितना दे रखा है 8.0 इंटू 10⁻⁴ लीटर पर मोल पर मिनट। अब ये कह रहा है टाइम बताओ, क्या बताओ, टाइम बताओ जिसमें कंसंट्रेशन जो है 0.5 से लेके कितनी हो जाए 0.25। अब आप मुझे खुद बताओ कि 0.5 जो है उसको मैं 0.50 लिख देता हूं और उससे कितनी हो गई 0.25। तो अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो कंसंट्रेशन कितनी हो गई, तो थोड़ा सा भी अगर आपको मैथ्स का आइडिया होगा तो ये हो गई हाफ। कितनी हो गई, हाफ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 0.5 था उससे 0.25 हो गई, मतलब हाफ हो गई कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब जो टाइम पूछ रहा है वो एक्चुअल में टी हाफ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, टी हाफ। अब आपको कुछ नहीं करना, सेकंड ऑर्डर के लिए टी हाफ का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको भाई। इसमें अब ये तो देखो, ये ऐसी चीजें को क्लिक करना ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है कि आपको एक कंसंट्रेशन पहले दे रखी है बाद में दूसरी कंसंट्रेशन दे रखी है, तो दोनों में रिलेशन तो आपको खुद को आना चाहिए ना कि भाई कितनी हो गई। भाई एक 0.5 है एक 0.25 है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हाफ आ जाएगा। कितना आ जाएगा, हाफ। अब ये तो देखिए, ये तो आपको खुद को ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम में जरूरत थोड़ा कि यही कोई भी डेटा आ सकता है, तो वो चीज सिखाई नहीं जा सकती, वो तो फिर प्रैक्टिस का काम है। अब ये सब चीजें आ गई तो आप सेकंड ऑर्डर के लिए टी हाफ का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कितना होता है सेकंड ऑर्डर के लिए टी हाफ का फॉर्मूला, 1/a(k0) या 1/a(k2), जो भी आप कहना चाहें। ए की वैल्यू दे रखी है, के की वैल्यू दे रखी है, सॉल्व कर लीजिए। समझ आई बात। ए जो है इनिशियल कंसंट्रेशन वो ये हो जाएगा और आपके रेट कांस्टेंट ये हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिए तो आपके क्या आ जाएगा, टी हाफ आ जाएगा। क्लियर। तो ये सॉल्व कर लीजिए, आंसर क्या आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे समझ लीजिए नेट के लेवल का क्वेश्चन है। तो कई बार आरपीएससी से क्वेश्चन नहीं देती है, ये भी राजस्थान यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट में पूछा गया है, लेकिन पूछ सकती है आरपीएससी। और लेंदी क्वेश्चन है तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा एंड में करनी चाहिए, अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो ही करनी चाहिए, वरना नहीं करनी चाहिए, शुरू में तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है, मैंने लैंग्वेज पूरी नहीं लिखी। क्वेश्चन ये है कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है और दो टेम्परेचर दे रखे हैं, दोनों टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है और फिर पूछ रहा है एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी। तो ये मैंने सीधा सीधा डेटा लिख दिया है। तो अब यहाँ पर दो टेम्परेचर पे अलग अलग रेट कांस्टेंट है और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, एक्टिवेशन एनर्जी पूछी है। तो यहाँ फॉर्मूला कौन सा काम आएगा, तो देखिए फॉर्मूला जो है वो कौन सा काम आएगा, log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R डेल टी, या आप कह सकते हैं T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। क्या लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा। अब ये फॉर्मूला लगा के आपको सॉल्व करना है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, दो चीज का ध्यान रखना है। एक तो ध्यान ये रखना है कि ये पावर -4 है और ये -5 है, तो सॉल्व करने के लिए पावर सेम रखेंगे तो कैंसिल आउट करने में आसानी रहेगी। तो पावर इसको मैं -5 करूंगा 4 की जगह, तो ये 2 का 20 हो जाएगा। दूसरा ये कि जो टेम्परेचर है ये डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है, इसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करना होता है। तो यहां पर अब मैं क्या कर रहा हूं, लॉग K2 की वैल्यू कितनी है, ये 2 मान लीजिए इस वाले को, तो ये हो गया 20 इंटू 10⁻⁻⁵ अपॉन 4 इंटू 10⁻⁻⁵, ये हो गया log K2 बाई K1 इक्वल्स टू EA तो मुझे निकालना है, EA अपॉन 2.303। अब देखिए यहाँ पर R जो है बेसिकली जूल में हम लेते हैं तो 8.314 वैल्यू लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन कैलोरी में है तो हम राउंड ऑफ में 2 ले लेते हैं। देखिए ऑप्शन बहुत ज्यादा पास तो नहीं दिख रहे मुझे, तो राउंड ऑफ में 2 ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में ज्यादा दिक्कत ना आए। कैलोरी में जब हम लेते हैं तो राउंड ऑफ में 2 ले लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। अब जो आपके टेम्परेचर है, तो देखिए जब हम डिफरेंस निकालते हैं टेम्परेचर का तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आप चाहे केल्विन में कन्वर्ट करो नहीं करो वैल्यू सेम आती है। तो डिफरेंस कितना है 15, तो 15 डिफरेंस तो सेम है। लेकिन जब आप नीचे मल्टीप्लाई में ले रहे हैं तो वहां पर आपको केल्विन में लेना है, तो ये 25 प्लस 273 298 हो जाएगा, और ये 40 प्लस 273 ये हो जाएगा 313, ये आपके आ जाएगा। अब आप जब देखेंगे तो ये देखेंगे कि ये कैंसिल आउट हो गया और ये आ गया 5। log 5 जो होता है वो 0.699 होता है,
तो ये आपके log 5 0.699 है, राउंड ऑफ में 0.7 ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। 0.7 इक्वल्स टू EA इंटू 15 अपॉन 2.303 इंटू 2 इंटू 298 इंटू 313। अब EA को एक साइड छोड़ दो, बाकी को कैलकुलेट कर लो। तो EA जो है वो इस साइड रह गया, ये हो गया 0.7 इंटू 2.303 इंटू 2 इंटू 298 इंटू 313 डिवाइडेड बाय 15, डिवाइडेड बाय 15। इसको सॉल्व कर लो। अब ये जब आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन हमेशा लास्ट में कर लीजिए। लेकिन ऐसा इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये क्वेश्चन हम कर नहीं सकते। क्या प्रॉब्लम है भाई? सिंपल सा हमने क्या करा, फॉर्मूला देखा, उस पर वैल्यू पुट करी, सॉल्व कर दिया। ध्यान क्या करना है, इसको केल्विन में रखना है। और दूसरी बात, आर जो है जिस यूनिट में पूछा उस यूनिट में वैल्यू रखनी है। इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद अब देखिए, ऐसा भी नहीं है कि भाई आपके ऑप्शन बहुत पास पास है कि आपको बिल्कुल एक्यूरेट करना है। राउंड ऑफ करके सॉल्व कर लीजिए। अब जैसे 2.303 इसको 2.3 मान लीजिए, क्या प्रॉब्लम है? इसको सॉल्व कर लीजिए। तो जो भी आंसर आएगा आप चेक कर लो कि किसके पास आ रहा है। तो जो भी आंसर आएगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है और ये बहुत बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसकी रेंज कम है, ये नेट पे भी पूछा जा सकता है, गेट में भी पूछा जा सकता है, और स्कूल लेक्चर में भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं तो वहां भी पूछा जा सकता है। तो ये आपके एक्टिवेशन एनर्जी निकालते कैसे हैं वो फॉर्मूला हमने यहाँ काम में लिया है। तो दो अलग अलग टेम्परेचर पे अगर आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है तो उससे आप एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी नॉलेज के लिए आप देख सकते हैं। देखिए आपके सिलेबस में जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली में थर्ड ऑर्डर पे बेस्ड है। क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन 3A गिव्स प्रोडक्ट with 0.1 m as initial concentration, T half is 8 hour and 20 minute. The rate constant of this reaction is. तो यहाँ पर सीधा सीधा सा जैसे हम फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के लिए फॉर्मूले पढ़ते हैं जिसमें रेट कांस्टेंट और टी हाफ का रिलेशन होता है, वैसे ही थर्ड ऑर्डर के लिए अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो थर्ड ऑर्डर के टी हाफ का फॉर्मूला होता है 3/2 के ए नॉट का स्क्वायर। अब ये तो एक जनरल रिलेशन आपको पता है कि टी हाफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करेगा, ये ऑर्डर पे डिपेंड करता है। जैसे हमने एक कॉमन रिलेशन पढ़ रखा है कि टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/a n-1। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो ऑर्डर होता है वो n होता है और -1। तो अगर सेकंड और थर्ड ऑर्डर की बात करूं तो n क्या हो गया 3, 3 - 1 मतलब 2। तो ये a की पावर 2 आ जाएगी। इतना तो हमको ध्यान है, ठीक है। अब ये आप नोट लगाओ चाहे नहीं लगाओ, हटा देता हूँ चलो। तो ये रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन में वो आपके टी हाफ पूछे, के पूछे, ए पूछे, कुछ भी पूछ सकता है, बाकी चीजें दे रखी है तो ये आप सॉल्व कर सकते हो। बस ध्यान ये रखना है कि टी हाफ और के की यूनिट सेम होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको टाइम आर और मिनट में दे रखा है तो के कौन सी यूनिट में पूछा है उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम चेंज करना पड़ेगा। अब क्योंकि आपके सिलेबस में इसलिए बहुत ज्यादा नहीं बता रहा, ये फॉर्मूला आप देख लेना, नॉलेज के लिए आपके काम आ जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वाज कैलकुलेटेड फॉर अ रिएक्शन बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन लॉग के वर्सेस टी। ये कह रहा है द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वाज कैलकुलेटेड। हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं किसके बीच में, लॉग के वर्सेस t-1। t-1 का मतलब 1/t, इसके बीच में हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, उससे हमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो ये है कि भाई एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, उसी से ग्राफ आता है। तो मैंने आपको बता रखा है कि आर्मियस इक्वेशन क्या होती है, k इक्वल्स टू a e की पावर माइनस EA अपॉन RT। ये आपके आर्मियस इक्वेशन है। फिर मैंने आपको बता रखा है कि आप नेचुरल लॉग लेंगे तो दोनों साइड नेचुरल लॉग अगर आप लोगे तो बता ही देता हूं, ln k इक्वल्स टू ln a माइनस EA अपॉन RT। दोनों साइड नेचुरल लॉग लेंगे और e का नेचुरल लॉग 1 आता है, पावर मल्टीप्लाई में आती है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 2.303, यहाँ 2.303, यहाँ कुछ नहीं होगा। फिर इसको हटाने के लिए यहाँ ओवरऑल को 2.303 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो फाइनली फॉर्मूला जो आता है वो क्या आता है, लॉग के इक्वल्स टू लॉग ए माइनस EA अपॉन 2.303 RT। ये फाइनल फॉर्मूला है।
ठीक है, अब हम ग्राफ किसके पीछे प्लॉट करें, लॉग के वर्सेस 1/t। तो ये आपके ओवरऑल अगर हम देखें तो y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन बन रही है। y क्या है यहां पर, लॉग के, x जो है वो क्या है 1/t। अब जो बच गया इंटरसेप्ट क्या है, लॉग ए। अब जो माइनस एम मतलब जो स्लोप है, जो नेगेटिव स्लोप है, माइनस को मैं छोड़ देता हूँ एक बार, जो एम है वो किसके बराबर आ रहा है, ई अपॉन 2.303 आर के बराबर। इसका मतलब जो स्लोप है जो कि एक्चुअल में नेगेटिव है वो है ई अपॉन 2.303 आर के बराबर। तो एम का मतलब स्लोप है, तो मैं स्लोप लिख देता हूं, स्लोप इक्वल्स टू ई अपॉन 2.303 आर। मुझे एक्चुअल में चाहिए क्या है, ई चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी। तो ई क्या हो गया, स्लोप इंटू 2.303 इंटू आर। ये आपके आंसर आ गया। अब इसमें क्या कह रखा है, आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से। द कैलकुलेटेड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इन कैलोरी। ये देखो यहां पर कई बार क्या होता है कि जब हम जल्दबाजी में रहते हैं या हम थोड़े केयरलेस रहते हैं, जब हम क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते, इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आपको अगर सही आंसर तक पहुंचना है तो कम से कम क्वेश्चन को 2 बार ढंग से पढ़िए, पूरा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। कैलोरी में पूछा है तो जैसे कैलोरी में पूछा है, आर की वैल्यू कैलोरी में रखनी है। तो आर की वैल्यू कैलोरी में राउंड ऑफ में अगर मैं कहूँ तो 2 होती है, तो 2 को 2.6 से गुणा करेंगे तो 4.6 समथिंग आएगा। तो स्लोप है केवल, ये नहीं होगा, स्लोप इंटू 2.30 तो ये भी नहीं होगा, स्लोप इंटू 4.57 ये आंसर हो जाएगा। अगर जूल में पूछा होता तो ये आंसर हो जाता। समझ में आई बात। अब ये मेरी आदत क्या है कि मैं शुरू से चलता हूँ, जैसे कहने का मतलब क्या है कि मैं ये फॉर्मूला लिखूंगा फिर इससे सॉल्व करते करते यहाँ तक आ जाऊंगा, या डायरेक्ट मुझे ये वाला याद है तो ये फॉर्मूले से इक्वेशन में बना के ग्राफ बनूंगा। मुझे ग्राफ रटे हुए नहीं होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्राफ रटने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन समझा रखी है उससे आप निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर आप रटेंगे तो आपसे फिर सॉल्व नहीं होगा, अगर समझा हुआ है तो कैसी लैंग्वेज दे दे आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड इज 3 आवर। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, तो आई थिंक आपकी काफी प्रैक्टिस हो गई होगी। इन 9 आवर्स इट्स एक्टिविटी विल बी रिड्यूस्ड बाय द फैक्टर ऑफ। अब देखिए क्या कह रहा है, टी ऑफ 3 आवर है और 9 आवर के बाद इसकी एक्टिविटी कितनी रिड्यूस हो जाएगी। देखिए होता क्या है, दो चीज समझने की है। क्या समझने की है कि एक तो आपके टी हाफ है, तो फर्स्ट ऑर्डर में कैसा चलता है कि एक टी हाफ में कंसंट्रेशन आधी हो गई मतलब 1/2, फिर एक और टी हाफ होगी तो कंसंट्रेशन आधी, अब 1/2 की आधी मतलब 1/4, फिर एक और टी हाफ 1/8, फिर एक और टी हाफ 1/16। तो इतनी कंसंट्रेशन बच रही है, जो कंज्यूम हो रही है वो डिफरेंट है। वो कैसे है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 3 टी हाफ मैंने कह दिया टाइम, 3 टी हाफ के बाद कितना होगा, तो 3 टी हाफ के बाद, पहली टी हाफ के बाद रिएक्टेंट कितना बचता है 1/2, दूसरी टी हाफ के बाद 1/4, तीसरी टी हाफ के बाद 1/8, इतना बचा। तो कंज्यूम कितना हुआ 7/8, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर लैंग्वेज क्या कह रही है, लैंग्वेज क्या कह रही है वो पढ़ता हूँ वापस से। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड इज 3 आवर। 3 आवर इसके हाफ लाइफ है। इन 9 आवर, 9 आवर का मतलब है 3 टी हाफ, 9 आवर का मतलब क्या है 3 टी हाफ। इट्स एक्टिविटी विल बी रिड्यूस्ड बाय द फैक्टर ऑफ। ये कह रहा है कि उसकी एक्टिविटी कितनी फैक्टर से कम हो गई है। तो आप इसको ऐसे समझो कि जो उसकी कंसंट्रेशन थी वो कितनी कम हो गई, 7/8, बची कितनी 1/8, तो कितने से कम हुई 7/8 से, तो आंसर हो जाएगा 7/8। समझ में आ रही बात। तो यहां पर आपको उसको ऐसे सॉल्व करना है। अब आपके ऑप्शन है 1/9, 1/27, 1/6, कोई सेंस नहीं है। तो यहां पर क्या है कि कंसंट्रेशन लास्ट में बचती कितनी है 1/8, कंज्यूम कितनी हो गई 7/8, तो उसकी जो एक्टिविटी है वो कितने से कम हो जाएगी 7/8 से कम हो जाएगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन द काइनेटिक्स ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड ए, क्या दे रखा है, ए गिव्स बी प्लस सी, वॉज स्टडीड द प्लॉट ऑफ 1/a। ये कह रहा है 1/a का प्लॉट बना रहे हैं, प्लॉट मतलब ग्राफ, वर्सेस टी। अब टी यहां पर क्या है, टाइम को बता रहा है। was found to a straight line with a non-zero intercept. What is the order of with respect to A? अब यहां पर क्या है कि ये जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो यहां पर अगर आपको ये नहीं आ रहे, इसका मतलब थोड़ा सा आपने थ्योरी ढंग से नहीं पढ़ी है। क्योंकि अगर आपने थ्योरी पढ़ी होती तो आपको सारे ग्राफ पता होते कि किसके बीच में ग्राफ लेंगे तो कैसा आएगा, कौन से ऑर्डर का कैसा आएगा। तो अगर ये आपने थ्योरी पढ़ी होती तो आपको ये ग्राफ कौन सा है, किसके बीच में है, कौन से ऑर्डर का, आसानी से समझ में आ जाता। तो यहां पर आपको करना क्या है कि आप अच्छे से जो है थ्योरी पढ़िए, वीडियो देखिए बार बार,
तो जब तक थ्योरी याद नहीं होगी आपको क्लिक नहीं करेगा कि कैसे आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि अब आपको यही पता नहीं कि ग्राफ किस किस के बीच में बनता है, कौन से ऑर्डर में किस किस के बीच का ग्राफ बनता है। तो ये वाला तो चलो फिर भी थोड़ा सा ग्राफ के अंदर आपके स्लोप निकालना था, तो वो थोड़ा फिर भी कैलकुलेटिव पार्ट था। अब ये तो सीधा सीधा सा ग्राफ है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि 1/a और t में ग्राफ है। अब देखिए इसको आप नेगेटिव मत लेना कि जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि आप थ्योरी पढ़ लो, क्योंकि अगर मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपको बता दूंगा तो उसमें आपकी आदत क्या होगी कि हमने क्वेश्चन देखा, एक बार में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो पूछ लिया। पूछने में कोई बुराई नहीं है, मनाही भी नहीं है, लेकिन जब तक हम एफर्ट नहीं लगाएंगे उसको सॉल्व करने के लिए अपनी तरफ से, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं कि एक बार क्वेश्चन पढ़ा, नहीं आया तो हमने पूछ लिया। अच्छे स्टूडेंट की पहचान क्या है? अच्छे स्टूडेंट की पहचान ये कि जैसे मान लीजिए 200 क्वेश्चन है शीट में, तो आप एक बार ट्राई करो, 200 में से मान लो आपको 120 आए, कोई बात नहीं। अब जो 80 क्वेश्चन नहीं आए उनको पढ़ो अच्छे से और थ्योरी पढ़ो, फिर ट्राई करो, फिर हो सकता है 20 क्वेश्चन आ जाएंगे, फिर वापस से थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, ऐसे कर करके अपनी तरफ से ट्राई करो मैक्सिमम सॉल्व करने की। हम क्या करते हैं, एक बार सॉल्व करते हैं, आगे तो ठीक, नहीं आए तो पूछ लेते हैं। अपनी तरफ से जितना हम एफर्ट लगाएंगे, और होता क्या है कि हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया, फिर हम वापस थ्योरी पढ़ते हैं, फिर वापस क्वेश्चन करते हैं, तो उससे क्या होता है थ्योरी याद होती है। अब जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि किस किस के बीच में कौन सा ग्राफ बनेगा। अगर ये क्वेश्चन आपको क्लिक नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपको थ्योरी याद नहीं है। तो हम जैसे कई बार कहते हैं ना कि हमने तो एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, कितनी बार पढ़ लिया, कितनी बार रिवीजन कर लिया, उससे मतलब नहीं है। मतलब किस चीज से? कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमें क्लिक करना चाहिए कि वो किस पे बेस्ड है, वो चीज हमें याद आनी चाहिए। अब वो एक बार में याद आ गई तो एक बार ही काफी है, 2 बार में याद आ गई तो 2 बार काफी है, 10 बार में भी याद नहीं आ रही कि हमने 10 बार थ्योरी पढ़ ली तो भी क्लिक नहीं कर रहा, तो 20 बार पढ़ो। समझ आ रही बात? कितनी बार पढ़ रहे हैं, कितनी बार रिवाइज कर रहे हैं, वो मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वो चीज हमें क्लिक कर रही है, वो चीज हमें याद है या नहीं है, वो इंपॉर्टेंट होता है। अब सीधी सीधी सी बात यह है कि जब हम ग्राफ की बात करते हैं तो सेकेंड ऑर्डर का जो फॉर्मूला है वो क्या है, k इक्वल्स टू 1/t 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a, ये आपके एक फॉर्मूला है। अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये kt हो जाएगा, kt इक्वल्स टू 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a। अब यहाँ पर 1/a माइनस एक्स जो है, इसको अगर मैं नोटेशन चेंज कर दूं, मतलब a माइनस एक्स है क्या, कंसंट्रेशन है, तो ये हो जाएगा 1/a और ये हो जाएगा 1/a0। ये नोटेशन चेंज कर दिए। अब इस नोटेशन चेंज करने के बाद अब आपको ग्राफ किसके बीच में कह रहा है, 1/a और t के बीच में। तो 1/a को जो है मैं एक साइड ले जाता हूं, तो ये 1/a इस साइड रहने दिया मैंने, तो ये हो गया 1/a। ठीक है, तो ये साइड रहा तो ये साइड आ गया, तो ये क्या हो गया, kt प्लस 1/a0। ये इक्वेशन आ गई। तो ये इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx प्लस c, मतलब इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव, स्लोप भी पॉजिटिव, ऐसा। ठीक है, तो यहां पर ये क्या आ गया 1/a और ये क्या आ गया आपके t। ये आपके इंटरसेप्ट है जो कि किसके बराबर है, 1/a0 के बराबर है, और ये आपके स्लोप है जो कि किसके बराबर है, k के बराबर है। सिंपल है। तो ये क्या कह रहा है कि ये जो ग्राफ है वो किसके बीच में आएगा, सेकंड ऑर्डर में आएगा। अब जीरो ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर में तो ऐसा कोई ग्राफ है नहीं। फर्स्ट ऑर्डर में आपके लॉग वाले ग्राफ आते हैं, जीरो ऑर्डर में आपके सिंपल ग्राफ आते हैं। तो प्रैक्टिस करिए, थ्योरी पढ़िए, मेहनत करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ 60% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 60 मिनट। अगर आपने थ्योरी वीडियो देखा होगा ढंग से, देखिए होता क्या है कि आप तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन जब मैं क्वेश्चन पूछता हूं तब आप रिप्लाई नहीं करते। कुछ स्टूडेंट करते हैं लेकिन सब नहीं करते। तब जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी तो वहां पर मैंने आपसे कहा था कि 60% पे क्वेश्चन पूछे गए, तो मैंने आपसे 60% के लिए टी हाफ से रिलेशन भी पूछा था, अगर आपको याद हो, जिसने थ्योरी वीडियो देखा हो। और जो स्टूडेंट रेगुलर है उन्होंने आंसर भी दिए थे, काफी जनों ने सही आंसर भी दिए थे। बस वहां ये था कि मैंने फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछा था, लेकिन क्वेश्चन जो है शीट में वो दोनों के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी है और सेकंड ऑर्डर के लिए भी है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं वापस से, क्या दे रखा है। इफ 60% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात हो रही है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैंने पूछा था आपसे, थ्योरी वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि फर्स्ट ऑर्डर का जो टाइम है 60% का, वो टी हाफ से कितना आएगा। तो काफी स्टूडेंट ने सही आंसर दिया था। इफ 60% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 60 मिनट, ये कह रहा है 60% जो रिएक्शन है वो 60 मिनट में कंप्लीट हो रही है। 50% ऑफ द सेम रिएक्शन वुड बी कंप्लीटेड इन अप्रॉक्स, ये पूछ रहा है ये।
तो यहाँ पर अगर आपको ध्यान हो तो सिंपल सा मैंने एक फॉर्मूला बता रखा है आपको। क्या फॉर्मूला बता रखा है? नॉर्मल टाइम किसी भी परसेंटेज के लिए और टी हाफ में रिलेशन क्या बता रखा है? टी इक्वल्स टू 3.32 टी हाफ लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये मैंने आपको बता रखा है। और अगर मैं 60% की बात करूं तो 60% के लिए क्या होगा? 3.32 टी हाफ लॉग, अब यहां पर ए को अगर मैं 100 मानूं सपोज, तो 60% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, बची कितनी? 40। ये आ गया। इसको हमें सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि log 10 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी और log 4 की वैल्यू कैसे आएगी? तो log 4 का मतलब क्या है? 2 की पावर 2, तो 2 पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। log 2 की वैल्यू क्या होती है? 0.3010, उसको 2 से गुणा कर दो तो अप्रोक्स 0.6 आ जाएगी। तो 0.6 आ जाएगी तो log 10 1 है और ये 0.6 माइनस में आएगा। कहने का मतलब क्या है? सॉल्व करके बता देता हूँ। टी 60% इक्वल्स टू 3.32 टी हाफ, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? log 10 माइनस log 4। तो log 4 जो है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 लूंगा तो ये 2 आगे आ जाएगा और log 2 की वैल्यू क्या होती है? 0.3010। तो 0.3 को 0.3 मान लेते हैं राउंड ऑफ में, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.6 आ जाएगा। तो log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 में से 0.6 माइनस करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली फाइनली क्या होगा? टी 60% जो है वो होगा 3.32 टी हाफ इंटू 0.6 और फाइनली ये अप्रोक्स आएगा, टी 60% आएगा 1.33 या 1.32 भी कह सकते हो टी हाफ। ये रिलेशन आएगा। 1.32 कह दो, 1.33 कह दो, एक ही बात है। ये आ जाएगा। अब ये 1.33 को हम दूसरे तरीके से भी शो करना चाहें तो ये आपके टी 60% जो है, आई थिंक 4/3 अगर करूं तो 3 1 जा 3, फिर एक बच गया तो 0.3 में चलेगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब ये मेरे पास रिलेशन आ गया। तो मैक्सिमम बच्चों ने कमेंट किया था सही 1.32 कह दो, 1.33 कह दो राउंड ऑफ में, क्योंकि अप्रॉक्स ही पूछ रहा है वो। अब यहाँ पर 60% दे रखा, 50% पूछा, मतलब टी हाफ पूछा। तो टी हाफ अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा? टी 60% इंटू 3/4 करूंगा। 60% का टाइम कितना है? 60, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 3/4। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 15, 45 का अप्रॉक्स आ जाएगा। चेक करिए ऑप्शन है क्या दे रखा है आंसर। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर ये तरीका है, ये मैंने बता रखा है, इसको आप सॉल्व करेंगे। अब देखिए होता क्या है कि जब आप पहली बार सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये कैलकुलेशन इतना सॉल्व करना है, लेकिन होता क्या है, प्रैक्टिस का फायदा क्या है? प्रैक्टिस का फायदा ये कि जैसे मान लीजिए कि जब मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा था तो ये क्वेश्चन मैंने, क्योंकि शीट मैंने बनाई है, तो ये क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया था कि भाई इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रखा है। पहले नहीं पूछा था, मैंने देख लिया कि हाँ पूछ रखा है। तो जब मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा था तो मेरे दिमाग में पहले से था कि हाँ 60% में क्वेश्चन पूछ रखा है। तो बाकी तो सारे परसेंटेज हम पढ़ते ही हैं, क्योंकि एग्जाम में 90% पूछ रखा है, 99% पूछ रखा है, तो वो सारे मैंने बता दिया आपको। फिर मैंने देखा अच्छा 60% भी पूछ रखा है, तो मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई 60% में कितना टाइम लगेगा। तो कमेंट में मैक्सिमम स्टूडेंट ने सही बताया 1.33 या 1.32। अब ये आपने याद कर लिया, याद कर लिया मतलब कि 60% के लिए कितना टाइम लगता है? 1.33 ऑफ टी हाफ। तो ये डायरेक्ट आपको याद हो गया। तो अब जब न्यूमेरिकल आएगा तो आपको ये डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व करना है, वरना आप यहाँ से सॉल्व करते। और ये भी तो मैंने बताया आपको, अगर ये भी नहीं बताता तो फिर आप सॉल्व कैसे करते? पहले निकालते के, फिर टी हाफ वाले फॉर्मूले में रखते या दूसरे फॉर्मूले में रखते। पहले तो आप के निकालते टी से, फिर टी के फॉर्मूले में रखते, और लेंदी हो जाता। तो ये प्रैक्टिस का फायदा होता है कि भाई आपने पहले से प्रैक्टिस कर ली, आपको पहले से याद है कि 60% में क्या रिलेशन लगेगा। तो जो क्वेश्चन दूसरे को सॉल्व करने में 4 से 5 मिनट लगेंगे, वो क्वेश्चन आप 1 मिनट में सॉल्व कर दोगे, और प्रैक्टिस करोगे तो 30 सेकंड में सॉल्व कर दोगे। समझ आ रही बात? ये प्रैक्टिस का खेल है। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस जो है वो ऐसे नहीं आता, कॉन्फिडेंस पढ़ने से आता है। जितनी मेहनत करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट डिप्रेशन में जाता है, टेंशन लेता है, इससे सिलेक्शन होगा ही नहीं होगा। इसका एक ही फंडा है। फंडा क्या है? जितनी आप मेहनत करते जाओगे, सब्जेक्ट आपका अच्छा होता जाएगा। तो जितना सब्जेक्ट आपका अच्छा होता जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन जितना हमारे कॉन्फिडेंस आएगा, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब एक स्टूडेंट कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दे रहा है और एक
टेंशन के साथ एग्जाम दे रहा है, दोनों के आउटपुट में, दोनों के रिजल्ट में काफी फर्क होता है। इसलिए कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखिए, और वो कैसे आता है? मेहनत करने से आता है। मेहनत करिए, कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं बैठा हूं यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। जो भी डाउट हो पूछिए, लेकिन एक बार अच्छे से अपना एफर्ट लगाने के बाद, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 45 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट्स 60% इन 20 मिनट। वापस से 60% वाला कंसेप्ट है फर्स्ट ऑर्डर की। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट्स 60% इन 20 मिनट, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ द रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पर आपको मैंने दोनों के लिए अलग अलग रिलेशन बता रखा है कि भाई 60% में और टी हाफ में क्या रिलेशन है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक न्यूमेरिकल करा कि 60% का टाइम जो है t इक्वल्स टू 1.33, अप्रोक्स बात करें तो 1.32 या 1.33 टी हाफ, या फिर आप कह सकते हो 4/3 टी हाफ। कितना? 60%। और 90% की बात करें तो 3.32 टी हाफ, ये आपका 90% का है। तो दोनों में रिलेशन बता दिया। अब यहाँ पर ये दे रखा है 60% 20 मिनट है। तो अगर मैं T60 की बात करूं तो T60% जो है वो है आपके 4/3 टी हाफ, या 1.33 आप लिख सकते हो, 4/3 लिख लो, एक ही बात है। तो T60 कितना है? 20। तो 20 इक्वल्स टू 4/3 टी हाफ। तो टी हाफ कितना आ जाएगा? टी हाफ इक्वल्स टू 20 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, ये आ गया आपके अप्रोक्स 15। तो टी हाफ जो आ गया वो आपके 15 मिनट आ गया। और T90% कितना होता है? T90% होता है 3.32 टी हाफ। ये 3.32 इंटू 15, इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर आ जाएगा 50 मिनट। अब देखा जाए तो ये अपने आप में बहुत लेंथी क्वेश्चन है। ये तो मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक बता रखी है कि 60% के लिए इतना टाइम लगता है और 90% के लिए इतना लगता है। वरना तो फिर ये है कि पहले के निकालो, फिर टी हाफ निकालो, मतलब लेंथी हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो ये जो शॉर्ट ट्रिक है मैं आपको बता रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक का मतलब क्या है कि जो कॉमन कैलकुलेशन है, कॉमन सॉल्यूशन है, जो हर बार वही आएगा, वो मैंने आपको डायरेक्ट बता रखा है। और डायरेक्ट भी ऐसे नहीं कि बिल्कुल बता दिया रटा दिया, ऐसा भी नहीं है। सॉल्व करके बताया कि कैसे आया वो। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द काइनेटिक स्टडी ऑफ अ रिएक्शन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड बाय। ये कह रहा है कि एक काइनेटिक स्टडी हमने करी रिएक्शन की, और रिएक्शन कैसे प्रोसेस कर रही है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड बाय 25%। रिड्यूस हो गई कितनी देर में? 10 मिनट में। फिर कह रहा है 50% कितनी देर में रिड्यूस हो गई? 20 मिनट में। फिर कह रहा है 75% कितनी देर में रिड्यूस हो गई? 30 मिनट में। अब जब आप इसको देखेंगे तो ऐसे समझो ट्रेन चल रही है। क्या चल रही है? ट्रेन। अब ट्रेन दो तरीके से चल सकती है, या तो उसकी स्पीड कांस्टेंट रहे, या फिर उसकी स्पीड बढ़े और घटे। तो जब आप इसकी स्पीड देख रहे हैं एक तरीके से रिएक्शन की, तो आप क्या देख रहे हैं कि 25% 10 मिनट में, फिर 50% 20 मिनट में। मतलब अगले 25% के लिए भी कितना टाइम लगा? 10 मिनट लगा। फिर अगले 25% के लिए भी कितना लगा? 10 मिनट लगा। मतलब पहला 25% 10 मिनट में, फिर अगला 25% भी 10 मिनट में, फिर अगला 25% भी 10 मिनट में। मतलब एक सेम स्पीड चल रही है कि भाई 25 में 10, 10 में 25%, फिर 10 में 25%, और इसी स्पीड से चलेगी तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। भाई आप क्या देख रहे हैं? 10 मिनट में 25% हो गई, 20 मिनट में 50% हो गई, 30 मिनट में 75 हो गई, 40 मिनट में तो हो जाएगी 100%। तो ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो 100% कंप्लीट हो जाती है फाइनाइट टाइम में? जीरो ऑर्डर। और जीरो ऑर्डर की जो रेट है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, उससे रेट पे फर्क नहीं पड़ रहा। तो आप देखेंगे सेम रेट चल रही है, तो आंसर आएगा जीरो ऑर्डर। आंसर क्या आएगा? जीरो ऑर्डर। ये हमने थ्योरेटिकली अपने एक्सपीरियंस से आंसर निकाल लिया, वरना इसका जो स्टैंडर्ड तरीका है वो क्या तरीका होता है कि रेट कांस्टेंट निकालना पड़ता है अलग अलग कंसंट्रेशन के बेस पे, टाइम के बेस पे। लेकिन हमारा जो ऑब्जर्वेशन, हमने क्या देखा कि जो रेट चल रही है वो कांस्टेंट चल रही है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रही। तो आंसर आ जाएगा जीरो ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन ओबे द इक्वेशन। आरएमएस इक्वेशन दे रखी है k इक्वल्स टू a e की पावर माइनस e अपॉन RT। ये आपको पता ही है, नहीं भी देता तो कोई दिक्कत नहीं थी। आगे कह रहा है इफ द टेम्परेचर अप्रोचेस इन्फिनिटी देन k विल बी। अब ये कह रहा है कि अगर टेम्परेचर इनफाइनाइट हो जाए तो k क्या होगा। अब इसको आप देखो ऐसे समझो कि e की पावर माइनस ई ए अपॉन RT, ऐसे लिख दिया मैंने। बाकी मैंने अभी चलो पूरा लिख देता हूँ k इक्वल्स टू a ये। अब अगर टेम्परेचर को आप इनफाइनाइट करोगे तो नीचे वाली टर्म अगर इनफाइनाइट होगी तो ऊपर वाली टर्म ओवरऑल क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो e की पावर जीरो हो गई, तो किसी की भी पावर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू 1 आ जाती है। तो k किसके बराबर हो गया? a के बराबर हो गया। आंसर
समझ में आ रही बात? तो या फिर इसको आप थोड़ा सा अगर मैं और चेंज करूं, अगर दूसरा तरीका ले तो log k इक्वल्स टू log a माइनस ए अपॉन 2.303 RT, ऐसे समझ लो। अगर ये t इनफाइनाइट हो गया तो ये ओवरऑल टर्म जीरो हो गई। तो log k किसके बराबर हो गया? log a के बराबर। log को काट दो तो k किसके बराबर हो गया? a के बराबर। आंसर क्या आ जाएगा? a। तो कहने का मतलब कई बार क्या होता है, हम डायरेक्ट जीरो कर देते हैं या वन कर देते हैं। ध्यान ये रखना है कि अगर नीचे वाली टर्म इनफाइनाइट है तो ऊपर वाली टर्म जीरो कर देगा, और किसी की पावर जीरो होगी तो वो वन आ जाएगी। तो k किसके बराबर आएगा? a के बराबर। बात समझ आ रही है? तो आंसर क्या हो जाएगा? a। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसने खुद ने बोल दिया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ए गिव्स प्रोडक्ट, ए रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट दे रहा है। द प्लॉट ऑफ ln AT अपॉन A नोट वर्सेस टाइम विल बी। अब ये ग्राफ पूछ रहा है कैसा आएगा। अब देखिए होता क्या है कई बार कि जो ग्राफ हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, अगर वो एज इट इज पूछता है तो हम उसका आंसर जो हमने पढ़ रखा है उसके बेस पे दे सकते हैं। लेकिन अगर वो कुछ भी चेंजेस करता है तो वो फिर हमको सॉल्व करना आना चाहिए। कैसे? अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो इक्वेशन क्या होती है? k इक्वल्स टू 1 अपॉन टी या 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, ये होती है। अब यहां पर अगर मैं 2.303 हटा दूं तो लॉग को नेचुरल लॉग कह सकते हैं, तो मैं यहां लिख देता हूं k इक्वल्स टू 1 अपॉन टी ln। अब a जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन है जिसको मैं a नॉट से बता देता हूं, और ये हो जाएगा आपके AT। ये जो आपके a माइनस एक्स है ये AT बता रहा है। तो नोटेशन मैंने आपसे कहा है कि क्वेश्चन में जैसे दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको समझना है। तो नोटेशन में जो है A नॉट ये बता रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन को, जो कि हम सिंपल स्मॉल a से लेते हैं, और AT बता रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, जो कि हम a माइनस एक्स से लेते हैं। तो ये मैंने नोटेशन लिख दी है। अब यहां पर जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ln AT, अब देखिए यहां पर AT ऊपर ले रखा है इसने और A नॉट नीचे ले रखा है, तो उसके लिए हमको करना क्या है? तो सबसे पहले तो मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने क्या करा? ln A नॉट अपॉन AT, ये एक साइड छोड़ दिया और ये t इधर चला गया, तो ये हो गया KT। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? ये A नॉट ऊपर है और AT नीचे है, मुझे क्या चाहिए? AT ऊपर चाहिए। तो यहां पर जब हम लॉग को रिवर्स करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो साइन चेंज हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ln AT अपॉन A नॉट। अब यहां पर क्या है कि यहां नेगेटिव करूंगा तो यहां पॉजिटिव रहेगा, तो मैंने यहां की जगह यहां नेगेटिव कर दिया। यहां जो नेगेटिव आएगा उसको यहां ले गया, तो ये हो गया KT। मतलब मैंने एक -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे समझिए। तो फाइनली ये क्या आया? माइनस KT आ गया। तो ये रिलेशन आ गया। तो ये एक्चुअल में क्या है? y इक्वल्स टू माइनस mx के बराबर आ रहा है। ये तो y हो गया और x जो है वो t है, और जो स्लोप है नेगेटिव वो क्या है? ये है। तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ रही है, इसमें कोई इंटरसेप्ट नहीं है लेकिन स्लोप नेगेटिव है। तो यहां आंसर क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन विद अ नेगेटिव स्लोप पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब कई बार क्या होता है कि अगर नॉर्मली हम इसको ध्यान नहीं देते तो A नॉट ऊपर लिख देते और AT नीचे लिख देते, तो वहां पर क्या ऊपर वाला आंसर टिक हो जाता है, स्ट्रेट लाइन विद द पॉजिटिव स्लोप पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो कई बार क्या होता है कि हम फॉर्मूले से चल रहे हैं, एक हम क्या कर सकते हैं, थ्योरेटिकल भी चेक कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है या गलत आ रहा है। कैसे? अब ये ln है, अगर ln नहीं होता, नेचुरल लॉग होता, तो 2.303 वाला फैक्टर आ जाता। तो मैं एक बार नेचुरल लॉग की जगह लॉग मान लेता हूं। तो इसको ऐसे समझो कि जब t की वैल्यू 0 है, मतलब इनिशियल जब हम बात कर रहे हैं, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुए तब की, तो t की वैल्यू जब 0 तो AT जो है A नॉट के बराबर होता। तो A नॉट डिवाइडेड बाई A नॉट 1 आ जाता। और अगर मैं इसको ln की जगह लॉग मानूं तो log 1 क्या होता है? 0। इसका मतलब जब t 0 है तो log वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है, मतलब इंटरसेप्ट तो 0 हो गया। और उसके बाद अब क्या होगा? जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, ये तो फिक्स है, इसकी वैल्यू कम हो रही है, तो जब इसकी वैल्यू कम हो रही है तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब स्लोप नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो हम जो ग्राफ पढ़ते हैं उसमें हम रिवर्स पढ़ते हैं, A नॉट अपॉन AT पढ़ते हैं या A अपॉन A माइनस एक्स पढ़ते हैं। ये डिफरेंट हो गया। तो जब आपके डिफरेंट कुछ कर दे तो हमेशा ध्यान रखना सिलेक्ट कौन से स्टूडेंट होते हैं। एक वो स्टूडेंट होते हैं जो रट के जाते हैं कि भाई ये क्वेश्चन मैंने रट रहा है, ऐसा आएगा तो मैं कर दूंगा, वो सिलेक्ट नहीं होते। जो सीख के जाते हैं कि भाई मैंने ये पढ़ लिया है, एज इट इज आएगा तो मैं कर दूंगा, अगर कुछ चेंज हुए तो मैं अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से, अपने एक्सपीरियंस से उसको सही कर दूंगा। तो ये तो आप शुक्र मान लीजिए कि आरपीएससी है, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट होते हैं। लेकिन अगर आप नेट और गेट पे जाएंगे वहां रिपीटेड कुछ नहीं आता, सारे के सारे
कैलकुलेशन या अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, यहाँ तो नॉलेज वाले भी है कि भाई याद है तो कर दिया आपने, तो इसलिए जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया है, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। तो ध्यान ये रखना, सिलेक्ट वो होगा जो सीखेगा कि भाई नई कंडीशन में नया कोई क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करना है, इसलिए प्रैक्टिस पूरी रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अ फोटोकेमिकल रिएक्शन एब्जॉर्ब। देखिए काफी सारे क्वेश्चन हमने क्वांटम यील्ड वाले कर रखे हैं, ये वाला भी देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है काइनेटिक्स का, उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। अ फोटोकेमिकल रिएक्शन एब्जॉर्ब 1.0 into 10⁻16 क्वांटा ऑफ लाइट इन 1 सेकेंड। ये कह रहा है कि इतने क्वांटा लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है 1 सेकेंड में। क्वांटा का मतलब इसको आप फोटोन से कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, एनर्जी नहीं दे रखी है। देखिए दो अलग अलग चीजें, एक तो एनर्जी है, जैसे एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था जूल वाला, अर्ग वाला सॉरी, तो वहां नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने थे, यहां पर इसने क्वांटा दे रखा है, मतलब फोटोन्स की बात हो रही है, लेकिन 1 सेकेंड में, ठीक है। अ फोटोकेमिकल रिएक्शन एब्जॉर्ब 1.0 into 10⁻16 क्वांटा ऑफ लाइट इन 1 सेकेंड ऑन एक्सपोजर टू 600 सेकेंड। ये इसने टाइम दे दिया, इसने 600 सेकेंड। 0.0001 मोल ऑफ द रिएजेंट अंडरगो रिएक्शन, इट्स क्वांटम यील्ड इज। तो यहां पर क्या है कि ये मोल में दे रखा है, तो आपको क्या करना है कि या तो उसको जो क्वांटा है उसको आइंस्टीन में कन्वर्ट कर लो, या फिर इसको मोल्स को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर लो। तो हम मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर लेते हो, ज्यादा सही है। तो जो क्वांटम यील्ड का फॉर्मूला क्या है, वो क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट, कि भाई रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स या क्वांटा एब्जॉर्ब, ये फॉर्मूला है। टाइम सेम है। अब यहां पर इसने क्या कहा है कि ये जो रिएक्शन हो रही है इतने मॉलिक्यूल की, ये इतने टाइम में हो रही है। तो अब सीधी सीधी सी बात ये है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने रिएक्टेंट के, कितने मोल दे रखे हैं, तो मोल को एवोगाड्रो संख्या से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये है 0.0001, इसका मतलब 10⁻⁻⁴ लिख देता हूँ सीधे। 0.0001 को इसको सीधे क्या लिख देता हूँ, 10⁻⁻⁴ इंटू एवोगाड्रो संख्या, एवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। ये तो हो गया ऊपर। नीचे आएंगे फोटॉन्स या क्वांटा, वो कितने हैं 1.0, इसको मैं सिंपल डायरेक्ट 16 लिख देता हूँ, 10⁻16, लेकिन ये 1 सेकेंड में है। टाइम कितना है 600 सेकेंड, ये 600 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर राउंड ऑफ में इसको 6 मान लीजिए, और बढ़िया है। तो ये 6 मान लेंगे तो ये हो जाएगा 100। अब इसको सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करोगे तो केवल पावर रह गई। पावर क्या रह गई, ये 16 थी पावर, 16 गई, ये बची 7, ये 2 है, ये बची 5, 5 में से 4 गई, बची 1, मतलब 10 आंसर। तो ये आपके केमिकल काइनेटिक्स में जितने डाउट थे, अब देखिए एक आध कोई क्वेश्चन छूट गया होगा या मैंने छोड़ दिया होगा जानबूझ के, क्योंकि वो सिमिलर पैटर्न पे होगा जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा रखा है। देखिए आपको सीखना क्या है, कंसेप्ट सीखना है, कंसेप्ट लर्निंग करनी है। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक कंसेप्ट पे मैंने कोई क्वेश्चन आपको करा दिया, फिर सेम कंसेप्ट पे कोई दूसरा क्वेश्चन है, तो उसको कराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि वो कंसेप्ट आप सीख चुके हो। समझ आ रही बात। तो जितने भी आपके डाउट थे काइनेटिक्स से, वो मैंने आपके सॉल्व करवा दिए हैं। तो ये आपके केमिकल काइनेटिक्स जो है कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।